हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं पॉलिटिकल सेकेंड सेकेंड नहीं बोल सकते, थर्ड लेक्चर। मैं थोड़ा सा अभी अपलोड कर रही हूँ, बीच में पढ़ रही थी। आज इतना मेरा हिस्ट्री पढ़ी, इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ, क्या बताएं। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब बहुत वास्ट है, जितना इसमें इतना नॉलेज है आप बोल नहीं सकते। एंसेंट में हम लोग को पता नहीं है कि सोर्सेस कहाँ से आया था, उसीलिए थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादातर पता नहीं है। ये इसमें तो मैगज़ीन से ये से कहाँ कहाँ से हम लोग को सोर्स मिल रहा है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी शुरू करेंगे, पहले एंसेंट का कर लेते हैं और अभी हम पॉलिटिकल वीडियो शुरू करती हूँ। ठीक है, मेरा ग्रीन कलर पता नहीं, मेरे को बहुत ग्रीन पसंद आ रहा है आजकल। तो क्राउन रूल पहले हम पढ़े थे, जो 1773 से। मैं पेन यूज़ करी हुई थी क्योंकि थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं अगर हाथ में से यूज़ करी हुई थी इसलिए। 1853 में क्या हुआ था ना, कंपनी रूल था। ठीक है, अभी क्या है ना, 1858 से लेके आपका 1947 तक आपका क्या है ना, क्राउन रूल है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या है अभी देखो, जब ये सब कैसे आया, आप लोग को तो पता था कि इसमें 20 बीस 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 20 साल में एक बार हम लोग का चार्टर एक्ट जो था वो रिन्यू हो रहा था। लेकिन फिर कितना रिन्यू करेंगे 20 साल में, उसलिए 1853 में बोले कि चलो अनलिमिटेड टाइम तक हम लोग देखेंगे, उसको रिन्यू बाद में करेंगे, अनलिमिटेड टाइम तक ऐसे चलता है, चलने देते हैं। तो क्या हुआ उसके 5 साल के बाद 1857 में, 4 साल बोल सकते हैं, हाँ 1850 इसमें, हाँ 1857 में हम लोग को क्या हो गया ना, सिपोही मुटिनी हो गया। सिपाही मतलब कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन बोला था इसको, वीर सावरकर ने एक लिखा था ना, उसमें बोला था। और ये कम आफ्टर सिपोही मुटिनी, मतलब कि इसका मतलब पीजेंट जो थे वही रिवोल्ट किए, या फिर आप बोल सकते हैं सैनिक, सोल्जर्स। ठीक है, तो इन लोग रिवोल्ट किए। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा एबॉलिश करने का उनको एक रीज़न मिल गया, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को वो लोग एबॉलिश कर लिए। और फिर क्या ना, जो ब्रिटिश का क्राउन था वो एज्यूम किया कि सोवर्निटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके और जो इंडिया का पूरा जितना सोवर्निटी, हम लोग कुछ भी होता है बोलते हैं सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो वही सोवर्निटी मतलब कि अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, पॉलिटिकल वर्क जो भी था, वो सब कॉमर्शियल वर्क सब आपका ब्रिटिश अभी क्राउन देखेगा। ठीक है, तो उसीलिए ना ये अभी गवर्नर नहीं कर रहा है, अभी वाइसरॉय किया। डेजिग्नेशंस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मैंने पहले बोला था कि पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, फिर आया वाइसरॉय। तो ये चार ना, ठीक है। पहले तो आप लोग का फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपका गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। फिर लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, कौन ना, वरन हेस्टिंग। ठीक है, और फिर जब जो लास्ट
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो क्या हुआ उस सॉरी वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। कौन ना? विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो और फिर जब ये हो गया, फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइस रॉय, ठीक है, कौन बना? ना कनिंग। ठीक है, जो कि 50, हाँ 50 शायद, हाँ अच्छा 4 साल ना, 52 से लेके 58 तक था। क्या आपको बोल सकते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और 58 से लेके आपका 62 तक था ये वाइस रॉय। ठीक है, लॉर्ड कनिंग। और लास्ट में आप लोग का आएगा माउंट बैटन। ठीक है, उसको भी फिर जनरल ही बना देंगे शायद, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ मैंने इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर सेकेंड में आएगा कोई इंडियन, जो कि होगा सी राजगोपाल आचार्य। और लास्ट आप लोग का गवर्नर जनरल होगा इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन? माउंट बैटन। ये मेरे को याद आया कि ठीक है, समझ गए अभी? मेरे को हमेशा ऐसे बोलते थे, मेरे को याद नहीं आ रहा था। ये अगर आप समझ लेंगे ना तो अच्छे से याद रहता है ये सब, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब ऐसे याद नहीं रह पाता है नॉर्मली। हाँ देखिए, फर्स्ट यहाँ लिखा गया जो डेजिग्नेशन था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से लेके चेंज कर दिया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड कनिंग, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कनिंग। तो पोजीशंस पहले हम लोग का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं था, तो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स क्रिएट किए, एंड द पावर ऑफ क्राउन वाज एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब कि अभी ये इसको थोड़ा निकालते, पहले क्या था, जो क्राउन रहेगा, क्राउन के नीचे फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रहेंगे, फिर उसके नीचे वाइस रॉय रहेगा, और उसके बाद वो सारा काम देखेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या बोला कि द न्यू पोजीशंस कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड एंड द पावर ऑफ क्राउन एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। The Secretary of State for India is a member of cabinet and responsible for the British for the British Parliament। ठीक है, British Parliament। The Secretary of State for India was assigned by a council called Council of India that contained 15 members। याद रखिए 15 members। और Councils of India was exclusively of peoples from इंग्लैंड में काउंसिल्स ऑफ इंडिया जो थे, मैंने काउंसिल्स ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कंपोज, लेकिन ये सब पीपल्स ऑफ इंग्लैंड थे। हाँ, फिर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्न इंडिया थ्रू। अच्छा, दो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तो हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्न इंडिया थ्रू द गवर्नर जनरल असिस्ट बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स विच कंसिस्ट ऑफ हायर ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने वही लिखा है कि सेक्रेटरी जो था वो गवर्न कर रहा था वाइस रॉय को, और क्राउन इससे सारा जो अपना कुछ भी जानना हो तो सेक्रेटरी को पूछता था। ठीक है, समझ गए? और सेक्रेटरी जो था वो लंदन में रहता था, जिसमें कि आपका बहुत से एक्सक्लूसिव पीपल्स थे 15 मेंबर्स का, जिसको बोलते हैं काउंसिल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अच्छा इंडिया का फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ क्या 1861 आया। 1861 आया। देखो पहले क्या था कि 3 to 4 किए एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बीच में,
फिर 4 to 6 3 किए, हम बोले थे ना उसको पावर थोड़ा चाहिए था प्रीवियस वीडियो में, तो शायद 18 याद नहीं आ रहा, 93 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसी में, और उसके बाद फिर 4 to 3 क्या है, मतलब उनको कुछ काम नहीं है, 3 to 4, 4 to 3, और 1861 में, हाँ 1861 में फिर 3 to 4 कर दिए, और वाइस रॉय वाज एम्पावर टू अपॉइंट एडिशनल 6 to 12 मेंबर्स ऑफ इट्स काउंसिल्स, हाँ जो कि चेंज फिर से हुआ 10 to 16 कब से 1892 में, फिर 6 to 60 इन 1909, मतलब कि पहले क्या था वो 6 to 12 मेंबर्स क्या, ठीक है, और फिर क्या 10 6 to मेंबर्स रख सकते हैं, इसका मतलब कि वो 10 रखा था, ठीक है, इसका मतलब कि ये नहीं कि वो 6 रखा था या 12 रखा था, उसका मर्जी था कि 6 to 12 रख सकते हैं। तो 1892 में क्या हुआ कि 6 to आपका रख सकते थे 12 मेंबर्स, लेकिन सॉरी 61 में, और फिर उसलिए उसने रखा था 10, तो 10 to 16 किया इसने 1892 में, फिर बोला नहीं 16 है ना 60 कर देते हैं उसको, तो 60 क्या फिर 1909 में, ठीक है, समझ गए। तो ये था, ओके। The Viceroy of India could nominated 3 Indians of the legislative councils, जो कि 12 में से, मतलब कि 3 out of 12 मेंबर्स में से ये टोटल मेंबर्स और ये इंडियंस, ठीक है, और इंडियंस था, तो उसने क्या किया नॉमिनेट किया, किस किस को नॉमिनेट किया ना, राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर, मतलब कि जो जो उसके थोड़े जान पहचान के थे, जो उसको मानते होंगे, उसी को वो नॉमिनेट किया, जैसे कि बनारस का हुआ, पटियाला का हुआ, सर दिनकर राव टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ दिस इंडियन मेंबर्स वर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू मेकिंग लेजिस्लेशंस, मतलब कि लेजिस्लेशंस बनाने के लिए सिर्फ फंक्शन था, एंड सब्जेक्ट टू वाइसरॉय अप्रूवल, मतलब कि कुछ भी बनाओ तो वाइसरॉय का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ठीक है, और दे वर फॉरबिडन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, मतलब कि दो था ना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो इसमें लेजिस्लेटिव मैंने कुछ लेजिस्लेटिव हम लोग क्या करते हैं कि लॉ बनाते हैं, तो लॉ बनाने के लिए ही रखा गया था, और एग्जीक्यूटिव मतलब इम्प्लीमेंटेशन का कुछ भी वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। दे डिड नॉट पोजेस पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, मतलब कि पैसा का लेन देन भी नहीं कर सकते, और एडमिनिस्ट्रेशन, अरे मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ अरे चल रहा है, मेरे को लगा कि मैं इतना मगन हो गई पढ़ने के लिए, मेरा चल रहा है कि नहीं, सुनने को डर, हाँ, they were forbidden from interfering in the matter of the executive councils, they did not possess power of administrations and finance, मतलब कि पैसा का लेन देन, अरे हम तो ब्रिटिश वाले बहुत क्या बोलते हैं लालची है, हम पैसा किसी को एडमिनिस्ट्रेट करने नहीं देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी हम ही करेंगे, मतलब छोटा मोटा जो काम है उसी को खाली इंडियन को देना है। By means of this act, people of India come to be involved in the law making process of the British rule for the first time, पहली बार, सोच लो। पोर्टफोलियो सिस्टम अप्रूवल, और लॉर्ड कनिंग introduced portfolio system in the year 1859. This act was empowered the viceroy to issue ordinance, मतलब कि अभी देखो
एक्ट को बनाया, नहीं, रेगुलेशंस को बनाया एक्ट। अभी देखो जैसे कि हम लोग का कभी कभी आईएएस ऑफिसर्स भी ऑर्डिनेंस का पास नहीं करते कि इतना 6 से अभी कोरोना के लिए 6 से 12 तक आप दुकान खोल सकते हैं, उसके बाद नहीं खोल सकते, ये सब जो है। तो वाइस ने बोला हम भी कुछ पास करेंगे अब हमारी मर्जी से, उसलिए ऑर्डिनेंस एम्पावर हुआ, ठीक है, पास किया उसने, इशू किया जो भी। तो जिसको कि लेजिस्लेटिव पावर, अच्छा बीच में वही बोलते हैं कि पहले क्या हुआ, हम लोग धीरे धीरे बढ़े 1773 से लेके 1853 तक डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन तक बढ़े। फिर 1858 से लेके आप लोग का जब तक 1947 तक हम लोग क्या किए ना, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन तक बढ़े, ठीक है। माने कि पहले डिसेंट्रलाइजेशन टू सेंट्रलाइजेशन, फिर सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव पावर को बॉम्बे और मद्रास को भी अपना प्रेसिडेंसी मैंने दे दिया, और क्या उनको अपना पावर दे दिए, तुमको जो करना थोड़ा कर लो। और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशंस बाय द वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस was accepted with some limitations to the provisional councils। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी कर सकते, कौन कौन, जब बड़े बड़े लोग हैं, कौन, जमींदार, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, चैप्टर ऑफ कॉमर्स कुड क्या रिकमेंड मेंबर्स, मतलब कि बड़े बड़े लोग ही कर ही सकते हैं, और क्या हम लोग तो छोटे मोटे वाले नहीं करेंगे यहाँ पर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स 12 से लेके 16 कर दिया। अरे वहाँ लिखा था 10 से 12, अरे हाँ 6 से, वही सोच लीजिए 6 से 12 था, 12 से क्या फिर 10 से वो लोग 16 कर दिए, ठीक है। फिर 16 से 60 करेंगे 1909 में, जिसमें कि जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कौन कौन है, ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स में वही नॉमिनेटेड, कहीं से तो इलेक्टेड करेंगे ही नहीं। नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स नॉमिनेटेड और इलेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ 4 प्रोविजनल लेजिस्लेशंस। किस कहाँ से देखो, हमारे इंडिया को ऐसे डिवाइड कर दो, तो कहाँ से, एक को सोच लो नॉर्थ वेस्टर्न से लाए, एक मद्रास, एक मुंबई और एक बंगाल, हो गया ना 4 जगह। और +1 कहाँ से ना, कलकत्ता का क्या ना, चैप्टर ऑफ कॉमर्स से भी लाए, ठीक है। अरे मैंने और कुछ नहीं किया क्या, मैं इतना बीच में पेज डाल दी हूँ ना, पता नहीं चल रहा है। अच्छा, द मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुड आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स टू द ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि पहले बोले कि तुम पहले एक्ट में 1862 में बोले थे कि तुम एग्जीक्यूटिव का कुछ भी नहीं देखोगे। अभी क्या बोले, हाँ तुम थोड़ा क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्या क्वेश्चन पूछने में क्या है, हर थोड़ा पूछ सकते हो, लेकिन 6 डेज का नोटिस चाहिए पहले से, ठीक है, तभी तुम पूछ सकते हो। इन द provisions also the number of additional member was increased with additional power। मतलब कि प्रोविजंस में मैंने देखो, पहले क्या ब्रिटिश लोग अपना राज्य भी किए थे, और कौन सा राज्य को ऑक्यूपाई भी किए थे, तो उनको प्रोविंसेस बोलते हैं। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स भी इंक्रीज किया विथ एडिशनल पावर। नो डिस्कशंस ऑन आंसर्स गिवन बाय एग्जीक्यूटिव, मतलब कि पहले तो क्वेश्चन पूछो, ठीक है, लेकिन 6 डेज के नोटिस में अगर एग्जीक्यूटिव ने कुछ आंसर बोला, इफ आंसर्ड, ठीक है, उसके बाद तुम नहीं क्वेश्चन पूछ सकते उसको, या फिर डिस्कशन भी नहीं कर सकते।
The speaker could reject the demand of asking questions. This act was a big achievement for INC. ठीक, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग कुछ तो क्वेश्चन पूछ सकते थे ना, उसीलिए. The act made a limited and indirect provisions for the use of elections in the filling of some of the non-official seats both in the central and provisional legislative councils. The word elections was, however, not in use. They describe वही nominations किए होंगे made on the recommendation of certain bodies. समझ गए अभी. ये 1861 और 1892 में इतना याद रखिएगा कि इसमें 12 से ये 6 से 12 किए. ओके. और इसमें 12 से 16 किए. ओके. और इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं था. मैं थोड़ा पॉज करती हूँ वीडियो मेरा पॉज. मैं ऐसे मज़ा लेके पढ़ती हूँ, मेरा सारा कहाँ लग जाता है. अच्छा ठीक है. तो 1909 में क्या हुआ ना 60 किया. तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इसमें हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन बट 6 days नोटिस, ऐसे याद रखो होगा. ठीक है. और इसमें फिर काउंसिल्स इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया. ठीक है. अरे मैं हमेशा ऐसा क्यों करती हूँ. फीचर्स क्या है. अच्छा, मॉनले मिंटो रिफॉर्म्स. मिंटो रिफॉर्म्स मतलब कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और एक मिंटो जो था वो वाइसरॉय था. तो Indians in Viceroy executives for the first time. If the first Indian to join the Viceroy executive councils was Satyendra Prasad Sinha. The central and provisional legislative councils expand, जो कि 16 से 60 हुआ. अलाउ इंडियंस टू डिस्कशंस ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब कि इसमें थोड़ा सा और छूट दे दिया. इकोनॉमिक अफेयर्स में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं. एंड सम वोटिंग राइट्स इन द काउंसिल्स. ठीक है. सम वोटिंग भी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. और इसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मुस्लिम आ गया. मुस्लिम मतलब कि भाई हम लोग जो थे हिंदू मुस्लिम्स, उसको सेपरेट करने का ये एक था कि मुस्लिम को वोट देगा, हिंदू को वोट देगा. ठीक है. ऐसा कर दिए. जो देखो, अंडर द सेपरेट इलेक्टर्स द मुस्लिम मेंबर्स वर द इलेक्टेड ओनली टू द मुस्लिम वोटर्स. तो एक ऐसे बोलते हैं ना, एक बीज आग लगा दिए, वो आग भड़का हम लोग का इंडिपेंडेंस में जाकर. फॉर द फर्स्ट टाइम द सीड्स ऑफ सेपरेशनिज्म वाज सोन. और इसको इसलिए बोलते हैं 1909 को एक्ट of legalized communalism. The Minto was regarded as the father of communal electorates. मॉले मिंटो रिफॉर्म्स मतलब कि जो वाइसरॉय था उसी को बोला, क्योंकि ये तो यहाँ ब्रिटिश में है ना, इसलिए उसको नहीं बोलते. ब्रिटिश वहाँ था ब्रिटेन में. अच्छा, फिर आया क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. सेपरेट डिपार्टमेंट्स वर गिवन टू इंडियंस. देखिए पहले क्या था, हम लोग क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते थे. अभी हम लोग फिर धीरे धीरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 6 days नोटिस में. फिर धीरे धीरे आया इंडियंस को भी ऐड किए. फिर अभी क्या आया कि डिपार्टमेंट ही बना दिए इंडियंस के लिए. कुछ इंडियंस के पास था और कुछ गवर्नर के पास था. अदर कंसेप्ट ऑफ इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. और लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब कि जो टैक्स पेयर थे या फिर जमींदार हुआ, टैक्स पेयर हुआ, इन लोग ही हम लोग का मतलब कि
वोट दे सकते थे। ओनली लैंडलॉर्ड्स, देखो लैंडलॉर्ड्स मतलब वही जमींदार, टैक्स पेयर, ऑफिसर्स, टाइटल होल्डर्स, मतलब कि जैसे कि गांधी जी को भी मिला था ना बहुत सारा के क्या क्या याद थोड़ी होता है। और फिर नाइटिंगेल्स, ये सब जो रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था। द दिस एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किसको ना पब्लिक सर्विस कमीशंस को रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, मतलब हम लोग सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट कब था 1853, बोला कब किया था 1833, सोचो। और अभी पब्लिक सर्विस कमीशंस इस्टेब्लिश हुआ जो कि सिविल सर्वेंट्स लोग को रिक्रूटमेंट करना है। अभी कम्युनल रिप्रेजेंट और थोड़ा डिवाइड करता और थोड़ा आ जाओ, इसमें क्या है सिख पहले मुस्लिम को दिए, ठीक है, फिर थोड़ा सा सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस और अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम को तो पहले दे चुके थे ना इसीलिए। और 1919 में रिफॉर्म्स फेल टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इन इंडिया एंड दिस लीड टू द स्वराज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का लेक्चर में करूँगी, ठीक है। और द सेल्फ गवर्नमेंट एलिगेशंस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, अच्छा इसको मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इसको फिर बोले थे कि 10 साल के बाद देखेंगे हम लोग जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स किए, हम लोग जो सब ये सब काम किए वो ठीक हुआ, बेनिफिट्स आया कि नहीं। तो इसलिए उसको साइमन कमीशन 1927 में आया। साइमन कमीशन क्या है, वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन नवंबर 1927, जो कि लाला लाजपत राय भी इस समय मर गए थे ना लाठीचार्ज में। फिर प्रोविजनल ऑटोनॉमी इंक्रीज हुआ, धीरे धीरे हम लोग डिसेंट्रलाइज हो रहे थे। फिर डायरेक्ट इलेक्शंस फर्स्ट टाइम इन 1937, कम्युनल इलेक्टोर्ड्स रिटेन हो गया, सेपरेशंस, अरे बीच में कुछ अटक गया था क्या, अरे ये एक्चुअली 1935 का है। और ये सेपरेशंस ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडियंस, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 है, ये डिवाइड किया आपका फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट और कंकर लिस्ट को। फिर बाई कम्युनल मैंने दो तो हाउसेस हुआ, जैसे कि हम लोग का इसमें है ब्रिटेन में, जिसमें 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, मतलब कि 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में हम लोग का बाई कलर कैमरलिज्म था। फिर जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1935 एस्टेब्लिश हुआ, और रिकमेंडेशन कौन किया था, हिल्टन कमीशन, ठीक है, HY कमीशन, क्या किया था नाम, रिजर्व बैंक, ठीक है। और फिर उसके बाद आ गया आप लोग का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसमें कि क्या क्या फीचर्स हैं, वही इंडिपेंडेंस, मतलब कोई भी स्टेट चाहेगा तो जो भी स्टेट चाहेगा वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, या फिर इंडिया को ज्वाइन कर सकता है, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। दूसरे ना प्रॉब्लम हो गया, कश्मीर का इशू आ गया, वो बोले थे हम स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया बनाएंगे, स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राजा हरीश सिंह ended the British rule and declared India as a independent and sovereign state from August 15, 1947. फ्रीडम ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये वही बोले थे, कितना याद है मेरे को, वाह। टू फ्रेंडली स्टेट आइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंस। तो हम लोग का जो था इतना बड़ा जगह, पंजाब और एक बंगाल, सब डिवाइड कर दिया, काट डाला सबको। Still, the Constitution was made the rule according to the Government of India Act 1935.
ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नर जनरल was made the state of India till the constitution was made। द गवर्नर जनरल फिर से जो वापस था ना 1773 के आसपास की गवर्नर जनरल, वही डेजिग्नेशन फिर से लौट आया। फर्स्ट गवर्नर जनरल है हम लोग का लॉर्ड माउंट बैटन, फिर सेकेंड या फिर लास्ट बोल सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सिर्फ एक इंडियन था, वो है सी गोपाला आचार्य, राजगोपाल आचार्य। एक्चुअली बीच में मैं ये छोड़ दी हूँ कि क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओफो, जो है हम देखेंगे, ठीक है। इसका अगर कुछ छूटा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में ये कर दूँगा, क्या करें, ठीक है। ओके, अच्छा लगा तो बोलिएगा, लाइक्स कीजिएगा, मज़ा आ रहा है मेरे को पढ़ने में।